वीडियो एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास को डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात यानी कि पाई बराबर सी बटे डी है। तो इस कथन मतलब कि यह इस तथ्य का अंतविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। मतलब इस अंतविरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे, यही हमें करना है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे, इसका एक लैंग्वेज है जो आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका लैंग्वेज है कि मान लीजिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम स्मरण करेंगे, मान लीजिए कि किसी स्केल या कोई उपकरण से किसी लंबाई को मापते हैं, ठीक है। किसी स्केल से या किसी उपकरण से हम किसी लंबाई को क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लगभग एक परिमेय मान ही पता चलता है। मान लीजिए इसमें एक परिमेय मान ही पता चलेगा। किसी भी चीज़ को हम इस स्केल से मापेंगे तो इसमें एक परिमेय ही मान हमें ज्ञात होगा, जैसे कि 5, 4, 3 या 2/3, मतलब कि 5.3, 5.4 या 10.2, ये सब परिमेय है। लेकिन हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर सी और डी जो है परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है। तो अगर सी और डी को अपरिमेय मान लिया जाए, सी और डी को क्या मान लिया जाए, अपरिमेय मान लिया जाए, तो यह निश्चित है कि परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है सदैव अपरिमेय होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को अपरिमेय मान लिया जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए मतलब कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तो अपरिमेय ही होगा। और दूसरी तरफ सी और डी जो है दोनों मान लिया जाए कि ये अपरिमेय है तो उनका गुणनफल भी अपरिमेय होगा। अगर सी और डी में एक मतलब कि परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या तो उसका गुणनफल अपरिमेय होगा। अगर दोनों अपरिमेय संख्या है तो उसका भी गुणनफल मतलब कि अपरिमेय ही होगा, ठीक है। तो लेकिन इस स्थिति में गुणनफल जो है सदैव अपरिमेय ही होगा, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ पर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या को सूचित करता है, यह हमें बताना है। तो चलिए इसका लैंग्वेज जो है हम आपको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसका हल, पाई बराबर सी बटा डी जो कि हमें दिया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ सी क्या है, सी बराबर है वृत्त की परिधि। सी क्या है, वृत्त की परिधि। और डी जो है आपका, डी है हमारा वृत्त का व्यास है। सी है वृत्त की परिधि, डी क्या है, वृत्त का व्यास। और यहाँ हम देखेंगे, यहाँ सी और डी परिमेय संख्याएं हो यह कोई आवश्यक नहीं है। आप इसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई वृत्त की परिधि सी दिया है और डी जो है वृत्त का व्यास है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों परिमेय संख्या होगा कोई, क्योंकि परिधि जो है √15 भी हो सकता है या रेकरिंग पर भी हो सकता है। इसलिए हम इन्हें अभी मतलब कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि ये परिमेय है। ऐसे हम मान लेते हैं कि सी और डी अगर परिमेय संख्या है, यह कोई आवश्यक नहीं है। तो इसके देखिए आगे लैंग्वेज है, अतः यहाँ हम लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन का कोई अंतविरोध नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मतलब कि मापी जाती है तो इसका केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जो सी या डी है अपरिमेय है। कहने का मतलब कि यहाँ पे पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन सी और डी जो है, इसे हम नहीं कह सकते हैं कि सी और डी में कोई अपरिमेय संख्या है। यहाँ मतलब ये अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये दोनों परिमेय संख्या भी हो सकती है, लेकिन पाई यहाँ पे क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। इसका अंतविरोध हम यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन का कोई अंतविरोध नहीं है, क्योंकि जब कभी भी एक स्केल से
या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मतलब कि मापी जाती है, यहाँ पे मापी लिखेंगे, लंबाई मापी जाती है, ठीक है, तो इसका केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। सन्निकट परिमेय मतलब कि कोई एक फिक्स मान प्राप्त होगा अगर आप स्केल पे नापेंगे तो। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि सी या डी अपरिमेय है, मतलब नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है, और इस संख्या रेखा पर जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारा ए हो गया, ठीक है, ए, और यहाँ पर हम बी मान लेते हैं, और ए बी जो है, अगर हम मान लें कि ए बी जो है 9.3 है, ठीक है, ए बी का जो डिस्टेंस है कितना है 9.3, हमें क्या प्राप्त करना है अंडर रूट 9.3। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, बी से आगे एक पॉइंट लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि बी जो है बी के बाद आगे हमने एक पॉइंट सी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ए सी जो है ए सी का हम मिडिल पॉइंट लेंगे, मध्य बिंदु। तो मान लीजिए कि ए और सी का मध्य बिंदु अगर ये है, ठीक है, और इसका हम नाम दे देंगे ओ, ठीक है, ये नाम हो गया ओ। अब देखिए ए ओ या ओ सी को केंद्र मान करके यहाँ से एक मतलब कि हम चाप खींचेंगे, चाप समझ रहे हैं ना, स्केल से लेकर के। तो मान लीजिए कि अगर हम इसका चाप खींचेंगे तो ये चाप जो है हमारा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका बना लेते हैं ड्राइंग पहले। देखिए हमने ओ बी को केंद्र मान करके एक चाप खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे, जैसे कि इस स्केल को लेंगे और यहाँ पर हम बी है ना, बी डी, यहाँ पे डी ले लेते हैं। चलिए बी डी लंब है ए सी, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लंब हो गया समकोण 90 डिग्री का। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब हमारा 9.3 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि बी डी त्रिज्या लेकर बी डी रेडियस का एक हम क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे। तो यहाँ पर जहाँ मतलब कि हमारा इस लाइन पे कटेगा तो वो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 9.3। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं जहाँ पे कटेगा। तो देखिए मतलब कि इसे तो काटना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हम कुछ काटेंगे यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो है हमारा इस पॉइंट पे आएगा और ये जो आपका पॉइंट हो जाएगा ये होगा ई, ठीक है, और यही जो है हमारा पॉइंट ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9.3, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अंडर रूट 9.3 को प्राप्त किया। यहाँ पर देखिए इसका लैंग्वेज जो है लिख भी सकते हैं कि मान लिया ए बी बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर 9.3 लंबाई लिया, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी जो है बी से आगे सी एक इकाई, जैसे बी सी बराबर एक इकाई, बी सी बराबर एक इकाई हमने लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए सी का समद्विभाजक बिंदु ओ, यहाँ पे ए सी का समद्विभाजक क्या है, ओ है। समद्विभाजक का मतलब ये बराबर डिस्टेंस से। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ए ओ या ओ सी, तो चलिए ए ओ ले लेते हैं, ए ओ त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा। अब देखिए यहाँ पे हमने तो अर्धवृत्त खींचा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि बी सी या ए सी लंब बी डी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए सी लंब बी डी खींचा, यानी कि ए सी लंब हमने क्या खींचा, बी डी। अब यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी त्रिज्या का, बस यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे लिखिए बी डी त्रिज्या का एक चाप खींचा जो
संख्या रेखा ई पर क्या है, प्रतिच्छेद है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई बिंदु संख्या रेखा पर 9.3 को क्या करता है, सूचित करता है। इस चीज को यहाँ पर क्या किया गया है, प्रूव किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। और इसके नीचे जो है अभी इसका 3 नंबर क्वेश्चन था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका सोल्यूशन होगा। और इसी पेज पर यहाँ पर इस साइड से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।